सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज की क्लास में कुछ ओवरऑल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पढ़ने का तरीका केवल ये नहीं रहने वाला है कि हम ऑप्शन ऑप्शन को बस बता दें, काम खत्म हो गया। हम उस वे में चलेंगे कि उससे मिलता जुलता अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वे में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो जो होपफुली आपको अच्छी लगेगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने भी वीडियो दिए हुए हैं। और देखो, आपको पता है कि 8 फरवरी को एग्जाम होगा, सभी को पता है। तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, आपके पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है और उसमें अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी तो फिर बस वही रह जाएगा कि 1 साल के बाद सीटेट आया है, फिर पता नहीं कब आएगा, है ना। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी और अगर आप पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैं आप देख रहे होगा हर क्वेश्चन को इतने बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा कि अगर इससे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ये गारंटेड है ना। चलते हुए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िएगा, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं, कोई डाउट मन में ना रह जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति फायदेमंद है। यानी आपके सामने 4 उपागम लिखे गए हैं और आपसे पूछा गया है कि वो बच्चा जो एडीएचडी वाले मतलब चीजों से डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसके लिए कौन सी युक्ति जो है वो फायदेमंद होगी। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये एडीएचडी क्या है ना। एडीएचडी जो है, जिसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे में बच्चा अटेंशन नहीं, मतलब जो है खुरापात कुछ ना कुछ करता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, वो शांत नहीं रह पाता। मैं आपको बताऊंगा भी अलग से पीपीटी के माध्यम से कि एडीएचडी क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी आप ये समझ जाओ कि वो बच्चा जिसके अंदर एडीएचडी डिसऑर्डर है वो क्या होगा, अटेंशन मतलब सही से बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। तो उसके लिए कौन सी युक्ति फायदेमंद रहेगी। जो बच्चा क्लास में शांत होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है ना। चलिए, अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि उन्हें व्यस्त रखने के लिए लंबे और जटिल कार्य प्रदान करना, मतलब बच्चों को बिजी रखने के लिए आप काम करोगे। भाई ये तो गलत बात होगी एज ए टीचर के लिए। आपको तो सारे बच्चे एक साथ लेके चलने हैं, चाहे वो डिसऑर्डर भी उनके अंदर है तब भी अपने टीचिंग मेथड आपको बदलने पड़ेंगे। बच्चे को नहीं बदलना और ना ही बच्चे के अंदर क्या करना, कोई उनको व्यस्त रखना है, बिजी रखना है, तो गलत बात होगी, है ना। आगे लिखा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हाथों से की जाने वाली गतिविधियों का उपयोग करना और कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना, उससे लंबे समय तक स्थिर बैठने की अपेक्षा रखना। यानी बच्चे के अंदर जब डिसऑर्डर है तो वो लंबे समय तक एकाग्र क्यों बैठेगा। भाई वो जो हरकतें कर रहा है, जो क्योंकि उसके अंदर ये एडीएचडी है तो वो शांत नहीं बैठ पाएगा ना। तो आप उससे अपेक्षा क्यों रख रहे हो कि वो शांत बैठेगा। उसके ऐसे मतलब उसकी ऐसे जो डिसऑर्डर है उसको काबू करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो उन चीजों पे ध्यान न जाए उसका, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अब डी में लिखा हुआ है कि उनके व्यवहार को अनदेखा कर देना। भाई अनदेखा तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप जो है आप इग्नोर क्यों करोगे। जब आप इग्नोर करोगे तो आप टीचर किस काम के हो, आपसे बच्चा नहीं हैंडल हो रहा है ना, तो इग्नोर नहीं करना। हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 एकदम बढ़िया लिखा हुआ है कि हम हाथों से की जाने वाली गतिविधियों का उपयोग करना और उनके कार्यों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। यानी जो भी आप करा रहे हो उसको सेपरेट कर दो, थोड़ा थोड़ा करके कराओ, इजी वे में कराओ। और जो है कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कराते रहो ताकि बच्चा इन्वॉल्व रहे उधर, है ना। ताकि बच्चा मतलब जो है कि जब आप कोई ना कोई एक्टिविटी कराओगे, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओगे तो बच्चे का दिमाग यहाँ एकाग्र रहेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये ऑप्शन हमारे पास बेटर है। और यहीं पर यही पूछा गया था कि फायदेमंद युक्ति कौन सी है, तो यही सही है कि बच्चे के अंदर जब विकार हो कोई ना कोई, तो जब एडीएचडी खास करो तो कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कराओ ताकि बच्चा वहां पे ध्यान उसका थोड़ा सा मतलब कि उधर जाए ना, कि बच्चा टेंशन पाए। समझ रहे हो। चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात करी गई है। और अगर पहली बार आए, और चलो मैं आपको फिर से यहाँ पे एडीएचडी का मतलब समझा दे रहा हूँ अलग से भी, ताकि आपके माइंड के सारे डाउट ही क्लियर हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एडीएचडी के बारे में अलग से लिख रखा है ताकि आप अच्छे से और अच्छे समझ जाओ। लिखा हुआ है कि एडीएचडी का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। यह एक तंत्रिका विकास संबंधी विकार है ना, जिसमें ध्यान केंद्रित करने, व्यवहार को नियंत्रित करने और शांत रहने में कठिनाई होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिस बच्चे के अंदर ये विकार होगा वो बच्चा थोड़ा सा शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा। लिखा हुआ ना कि शांत रहने में कठिनाई होती है।
तो वही बात आपको मैंने पहले बता दी कि ADHD का ये मतलब होता है। तो इनके फायदेमंद के लिए युक्ति है कि आप जो है कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कराते रहिए ताकि बच्चा उधर इन्वॉल्व रहे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। एनईपी लिखा हुआ है, यानी एनईपी 2020 में निम्नलिखित में क्या प्रस्तावित है। यानी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें कह रहे हैं कि 2020 में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित है। जो एनईपी 2020 है उसमें क्या प्रस्तावित है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें क्या प्रस्तावित है, इन ऑप्शन में थे। देखो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है। मतलब आप अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हो, ये आपके लिए हानिकारक है? बिल्कुल भी नहीं। सीधे बोला, एनईपी में तो ये बोला गया है कि बच्चे को क्लास 5th तक या नहीं समझ पा रहा है तो क्लास 8th तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ। ये तो साफ साफ एनईपी में बोला गया है कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाओ, हानिकारक नहीं हो सकता। तो ये तो गलत हो गया है। अब 2 में लिखा हुआ है स्कूलों में बच्चों को अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने को और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो पहली भाषा है अंग्रेजी में सिखानी चाहिए। ऐसा कहां पे लिखा हो? एनईपी में तो सीधे सीधे बोला गया है कि सबसे पहले उनको मातृभाषा यानी जो सबसे पहले मातृभाषा यानी घर की भाषा में सिखाओ। कैसे? घर की भाषा की जो मातृभाषा है उसमें सिखाओ, बाद में जो भी आप अंग्रेजी उर्दू जो भी आपको सिखाना है वो सिखा दीजिए, पर शुरुआत में आपको उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है और मातृभाषा में ही सिखाना है ना। अभी तो आजकल जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, वो इंग्लिश में ही सिखाते हैं चीजों को। बट ऐसा एनईपी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि शुरू में उनकी घर की भाषा में पढ़ाओ ताकि बच्चा अपनी चीजों को समझ तो पाए एटलीस्ट, है ना। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे अंग्रेजी क्यों पढ़ाओगे शुरुआत में। आगे 3rd में लिखा हुआ है कि बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। द्विभाषी दृष्टिकोण छात्रों को भ्रमित करता है। क्यों? दूसरी भाषा आ जाएगी, बच्चे को तो भ्रमित कहां से हो जाएगा, उसको और अच्छा लगेगा और सारी लैंग्वेज वो सीख लेगा, है ना। तो ये भ्रमित क्यों कर सकता है? तो हमारे पास 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि बहुभाषावाद से युवा जो छात्रों को संज्ञानात्मक लाभ होता है। जब बच्चे एक से अधिक लैंग्वेज को जानते हैं तो वहां पे उनका संज्ञान अच्छा होता है, सोचने समझने की तर्क करने की क्षमताएं अच्छी होती हैं जब वो एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं। समझ मेरी बात को। तो जो मल्टीलिंग्विज्म है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, कोई हानिकारक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर ओवर हियर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जब तक सीटेट यूपीटेट हो नहीं जाएगा कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा 6-7 बजे डेली पर डेली। आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप कोई बुक कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ डेली पर डेली आप उतना पढ़ते रहो, इतने में ही बहुत अच्छा खासा स्कोर आएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस में इतनी बार रिपीट हुए हैं, कोई सा भी सेट उठा के देख लो बार बार आपको रिपीट होते मिलेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd में लिखा आपकी कक्षा का एक छात्र प्रतिस्पर्धी माहौल को लेकर चिंतित है। यानी आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो कंपटीशन को लेकर बहुत चिंता में पड़ा हुआ है कि यार मैं पास होऊंगा, मैं नहीं पास हो पाऊंगा, मेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे। यानी कंपटीशन को लेकर, टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंता है कर रहा है, परेशान हो रहा है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करेंगे एज ए टीचर और क्या कर सकते हैं आप। लिखा हुआ है उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है। मतलब ज्यादा चिंता करोगे तो आप जिम्मेदार व्यक्ति बनोगे क्या? मतलब अगर आप चीजों के प्रति ज्यादा चिंता करोगे तो आप जिम्मेदार बन जाओगे, तो गलत बात हो गई यार, तो बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पे बी में लिखा हुआ है कि छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एज ए टीचर के लिए बात की गई थी कि टीचर को क्या महसूस करना चाहिए बच्चों के बारे में जब वो अधिक ज्यादा चिंता कर रहे हो। तो ये ऑप्शन अच्छा लिखा हुआ है कि छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है। मतलब जब आप चिंता करोगे तो आप इमोशनली भी वीक होगे भाई। जब आप दुनिया भर की बातें माइंड में लेके घूमोगे तो आप खुश कहां से रह पाओगे, है ना। तो ये बढ़िया लिखा हुआ है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में बाधा उत्पन्न करेगा। आप एकाग्र नहीं रह पाओगे, है ना, और ना ही आप सोच समझ पाओगे अच्छे तरीके से। आपके सोचने समझने की क्षमताओं में ये बाधाएं उत्पन्न होंगी जब आप व्यर्थ चिंता करोगे, है ना। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या नाम? ए गलत है लेकिन बी सही है। ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट हो, मैं बार बार यही कहता हूं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तब भी आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम उतना ही डिस्कस करते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि वह स्थिति जहां विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं। यानी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे विचार जो होते हैं वो भाषा से प्रभावित होते हैं। विचार कब विचार प्रभावित होंगे? जब आप बोलोगे भाई, अपने विचार जब प्रस्तुत करोगे तो भाषाई पर क्या होगा? भाषाई निर्धारण। क्या यहाँ पे संज्ञानात्मक की बात हो रही है? कोई बात नहीं हो रही।
संज्ञान की दिमाग की कोई बात नहीं कि आपका दिमाग विकसित हो रहा होगा, है ना। समाज भाषाई उत्पत्ति की बहुत बात नहीं हो रही, ना ही सांस्कृतिक प्रवृत्ति की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि अपने आपके विचार जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं। कब? भाषाई निर्धारण में। कहाँ पे? भाषाई निर्धारण में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। मैं सच कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहे और क्वेश्चन वहां पे आया, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपको तुरंत याद आ जाए कि आपने प्रैक्टिस किया है ये, है ना। क्योंकि हमारे पास इजीली यही चीजें होती है कि अगर हम थोड़ा पढ़ के जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, तो हमको याद नहीं करना। ऑप्शन क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि हमको अच्छे से तैयार हो जाते हैं वो बहुत जल्दी। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ लें, इजीली क्लियर हो जाते हैं वो, और हमें याद भी आ जाते हैं वहां पे जब हम पढ़ के जाते हैं, है ना। तो हो सके तो नोट्स बना लेना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले एक बार अगर प्रैक्टिस कर लें तो वहां पे हमारा अच्छा खासा स्कोर आता है ना, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड का अलग ही बात होती है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है, जहां पे सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सारे बच्चों को, चाहे वो बच्चे किसी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या अच्छे बच्चे हैं या स्ट्रॉन्ग माइंडली स्ट्रॉन्ग है, सभी को एक साथ लेके चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है ना। निम्नलिखित में से सिद्धांत पर आधारित है? क्या समानता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व, सामाजिक संतुलन। यहाँ पे कोई सामाजिक संतुलन की बात नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पे कोई विश्व बंधुत्व की बात हो रही है, और ना ही यहाँ पे कोई सामाजिक अस्तित्व की बात हो रही है। मैंने आपको पहले बता दिया कि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है समानता। आप सारे बच्चों को समान अवसर प्रदान कीजिए ताकि वो सब आगे बढ़ सकें। आप ये नहीं कर सकते कि ये बच्चा अच्छा पढ़ने में तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बिठाएंगे, बाकी भाड़ में जाओ। एज अ टीचर आप ये नहीं कह सकते कि हम एक ही डंडे से सभी को हाँकेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आपको सभी को साथ में लेके चलना होता है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। कोई डाउट हो तो 6392364076 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम पर्सनली आपसे बात कर लेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा हुआ है कि समाज पुरुष और महिला की भूमिकाएं निर्धारित करता है। यानी समाज जो है, जो सोशल जो समाज है वो निर्धारित करता है कि तुम पुरुष हो तो तुम ये कपड़े पहनोगे और लड़की है तो ये कपड़े पहनेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में पहले से जब बन के आया हो कि लड़का है, नाम है रोहित, तो वो चमचा नहीं पकड़ सकता या झाड़ू नहीं लगा सकता। ये सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये सब समाज ने बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लिखा हुआ है समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं निर्धारित करता है या कथन स्पष्ट करता है। किस बात को यह कथन स्पष्ट करता है? वंशानुगत बंदोबस्ती के रूप में लिंग, यानी क्या ये वंशानुगत है, यानी जन्म के पहले से आया हुआ है, आप पैदा हुए हो तब से आया हुआ है कि जो है आप लड़का हो तो आप ये पहनोगे, लड़की हो तो आप ये पहनोगे, लड़का हो तो बाहर कमाने जाओगे, लड़की हो तो घर में रहोगे। क्या ये हेरिडिटी ने निर्धारित किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समाज ने किया हुआ है, तो गलत बात हो गई। लिंग एक सहज ज्ञान युक्त निर्माण के रूप में ना, लिंग एक अंतर्निहित ना यार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग है। मतलब ये बात समाज ने निर्धारित की है कि आप लड़का हैं तो बाहर कमाने जाओगे और ये पहनोगे, अगर आप लड़की हैं तो आप ये काम करोगे, ये भी सब समाज ने निर्धारित किया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके सामने सेक्स लिख के आ जाए, तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है, मतलब आप लड़का और लड़की, ये बायोलॉजिकल यानी जैविक होता है। क्या होता है? जैविक होता है। लेकिन अगर आपके सामने जेंडर लिख के आ जाए, जेंडर, तो जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है, ये समाज ने बनाया हुआ है। क्लियर? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग टॉपिक आता है 3-4 नंबर में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने डिटेल में बता रखा है चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको इजीली वीडियो मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बताऊं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सीधे साधे बता सकते हो आप, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। होपफुली आप मस्त होंगे और तैयारी बढ़िया कर भी रहे होंगे। ज्यादा मजाक मस्ती करता हूं नहीं यार, ताकि आप भी, मजाक मस्ती करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, अभी पढ़ लो यार मेरे। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया, बताओ। यानी विकलांग व्यक्ति जो है उनके अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? क्या वो 1995 है, क्या वो 1999 है, क्या 2016 है, क्या 1992 है? सिंपल बात है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की बात 2016 में करी गई। किसमें? 2016 में ये अधिनियम को पारित किया गया है, तो होपफुली आपको ये बात याद रहेगी। चलिए, अब ये तो सीधा साधा था, यहाँ पे क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना, यानी कह रहे हैं जिनमें डिफरेंट टाइप से मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जहां शिक्षक हो, यानी जिनमें ऐसे विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, जो डिफरेंट टाइप के बच्चे, मान लीजिएगा डिफरेंट टाइप के समाज से बच्चे आए हुए हैं, उनको किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां के टीचर कैसे हो, बताओ। यहाँ पे टीचर पे बात कर दी गई,
है ना, कि टीचर कैसे होने चाहिए जहां बच्चा डिफरेंट टाइप का है। एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, वीक बच्चे भी हैं, स्ट्रांग बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं और बहुत खराब खराब भी बच्चे हैं, यानी डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है। तो टीचर कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्या टीचर को अपनी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यानी टीचर ऐसा होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, पर जो हर प्रकार का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, बढ़िया टीचर होना चाहिए, ट्रेंड टीचर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारी बातें खत्म हो गई कि ऐसा टीचर जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। अब देखो पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, हर इंसान सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता, बट कह रहे ट्रेंड टीचर होना चाहिए। जब ट्रेंड टीचर होगा तो वो हर प्रकार के बच्चों को हैंडल कर लेगा, चाहे वो होमोजेनियस हो चाहे हेटेरोजेनियस ग्रुप हो, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चों कहने की टीचर को अपनी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी डिफरेंट टाइप के उसके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और टीचिंग लर्निंग प्लान है उनके पढ़ाने के, है ना। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा शास्त्र युक्तियों को यूज करके वो प्रशिक्षित किया गया वो टीचर, ताकि उसको ट्रेंड बोला जाए, है ना। तो इसी में सारी बातें क्लियर हो गई। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। विशिष्ट व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। क्या यार इसमें कोई बात ही नहीं हुई ना। उन्हें सजाती शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, टीचर की बात की गई थी। कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में उनकी व्यक्तिगत ना यार, यहाँ पे टीचर की बात की गई थी कि टीचर को ट्रेंड होना चाहिए। क्लियर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ये कोई कहने की बात है नहीं, और मैं कहूंगा तब भी आप करोगे तो है नहीं, हो सकता कर भी दो, थोड़ा सा तरस आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करें, जरा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलो 9 लिखा हुआ है कि निशुल्क और अनिवार्य बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 विकलांग बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जो निशुल्क शिक्षा जो है, मतलब उनके कोई पैसा वैसा नहीं पढ़ना चाहिए, ना कोई फीस पढ़नी चाहिए, निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये अधिकार अधिनियम किस सन में, किस मतलब कितने वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है? कह रहे हैं कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, कितने वर्ष तक जो है सुनिश्चित करता है बच्चों के लिए। देखो पहली बात तो अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्मल बच्चा है उसके लिए जो शिक्षा का निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष रखा गया था, 6 से 14 वर्ष। लेकिन अगर विकलांग बच्चा है तो उसके लिए जो निशुल्क शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था वो 6 से 18 वर्ष तक पर, 6 से 18 वर्ष तक की उम्र तक जो है बच्चा निशुल्क पढ़ सकता है अगर बच्चा विकलांग है। अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए 6 से 14 वर्ष उम्र रखी गई है, और अगर बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो वो बच्चा 6 से 18 वर्ष तक जो है फ्री में पढ़ सकता है। ये अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। क्लियर इतनी बात? तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी बात की गई जरा बताना मुझे। देखो लिखा हुआ है कि विविध शिक्षार्थियों को सुलभ प्रारूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का तात्पर्य क्या है। यानी विविध शिक्षार्थियों को सुलभ प्रारूपों में, यानी जो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं उनको डिफरेंट टाइप से प्रारूप प्रदान किए जा रहे हैं, पढ़ाने के तरीके जो है अच्छे से यूज किए जा रहे हैं, और अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का तात्पर्य क्या है, यानी आप उनको सीखने की लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड क्यों कर रहे हो, ताकि वो अच्छे से सीख सकें। भाई किसी भी एक्टिविटी को अगर आप कराते हो किसी लर्निंग के लिए, तो वहां पे क्या आपका तरीका होता है ताकि बच्चा समझ सके आपकी बात को, है ना। किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कराते हो तो उसका मतलब यही होता है कि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो सके और वो कॉन्सेप्ट को क्लियरली सीख सके, दैट मीन, है ना। चलो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उपलब्ध कराने का तात्पर्य क्या है, क्यों आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सामग्री जो है उपलब्ध कराते हो बच्चों के लिए। शिक्षण पद्धतियां, सार्वभौमिक संहिता, या शिक्षण का मानवतावादी दृष्टिकोण, या सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन। एक्स्ट्रा में मत छापा करो भाई मेरे। आगे लिखा हुआ है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार। देखो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने का मतलब केवल यह है कि सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन, यानी आप हर तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो। भले ही वो लेक्चर के थ्रू समझ सकता था, आपने जो भी प्रवचन दिए उन क्लास में उनके थ्रू समझ सकता था, फिर भी आपने क्या प्रस्तुत किया, आपने पेश किया है क्या, सामग्री पेश की, यानी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था वो प्रस्तुत करा ताकि बच्चा हर प्रकार से सीख सके, सार्वभौमिक तरीके से सीख जाए बच्चा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और क्लियरली कहना चाहूंगा आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करूंगा। और सब्सक्राइब तो कर लेना ताकि जब भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि डेली पर डेली वीडियो आ रही है, आप पढ़ते रहना, अच्छा खासा स्कोर आएगा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आस्था और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करते रहना, ये टाइम आपको बार बार नहीं मिलने वाला, और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।